हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 3 को, जिसमें मैं उसके आर्जिन गिल्ड आर्क को कवर करूंगा। अगर आपने इससे पहले के सीजन नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस आर्क की शुरुआत होती है जहाँ पर हंटर जेम्स के सामने फ्रॉस्ट खड़ा होता है। ये जेम्स हमेशा ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस जाता है। पहले इसके सामने जिन्वू का डैड आ गया था, अब ये फ्रॉस्ट। हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्रॉस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को ढूंढ रहा है। अब ये कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। तभी यहाँ पर फ्रॉस्ट का साथी योगुमंट आ जाता है। योगुमंट यहाँ पर फ्रॉस्ट को एक जानकारी देने आया था। योगुमंट फ्रॉस्ट को बताता है कि जापान के अंदर रूलर्स लेजिया को आजाद करने वाले हैं। अब ये लेजिया कौन है और रूलर्स कौन है ये भी हमें आगे पता चलेगा। योगुमंट बोलता है कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ लेजिया से मिलने। ये सुनकर फ्रॉस्ट उससे पूछता है कि फिर मोनार्क ऑफ शैडो का क्या होगा। योगुमंट बोलता है कि जब तक आर्किटेक्ट का एग्रीमेंट हमारे साथ है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। और योगुमंट ये भी जानकारी देता है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट यूएस के अंदर है। और ये सुनकर फ्रॉस्ट हंसने लगता है कि तभी वहाँ पर जिन्वू के डैड आ जाते हैं, जो कि फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट में से एक है। जिन्वू के डैड जब ये सुनते हैं कि ये लोग साउथ कोरिया पर भी हमला करने वाले हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है। ये दोनों जिन्वू के डैड को सीरियस नहीं लेते हैं और कहते हैं कि इस कमजोर से लड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। फ्रॉस्ट जिन्वू के डैड से कहता है कि अगर तुझमें दम है तो हमें पकड़ कर दिखा। जिन्वू के डैड बड़ी तेजी से फ्रॉस्ट पर हमला करते हैं, पर फ्रॉस्ट उनके अटैक को बड़ी आसानी से रोककर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रेड गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस डंजन का बॉस जब ये देखता है कि एक इंसान ने उसके बहुत सारे साथियों को मार दिया है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। वो जिन्वू को कांग्रेचुलेशन करता है कि तुम यहाँ तक आ गए हो, पर इससे आगे तुम नहीं आ पाओगे। और वो बहुत जोर से धाड़ मारकर अपने साथियों को बुलाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी जिन्वू कहता है बाहर आ जाओ, और उसके बाद जिन्वू की शैडो आर्मी वहाँ पर आने लगती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। और उन सब के हाथों में इस डंजन के बॉस के साथियों के सिर होते हैं। ये देखकर उस डंजन के बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बची हुई आर्मी से जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू भी अपने शैडो सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है, और उसके शैडो सोल्जर्स बड़ी आसानी से इस डंजन की आर्मी को भी और इस डंजन के बॉस को भी हरा देते हैं। जिन्वू इस डंजन के बॉस से कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, पर सिस्टम की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। बट जिन्वू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स में से की मिली थी वो उसे अब पढ़ पा रहा था। जिन्वू देखता है कि ये की कार्टेशियन टेम्पल की है। इस टेम्पल को भूले तो नहीं, ये वही टेम्पल है जो कि डबल डंजन में था, जहाँ से इस एनिमे की या कहीं जिन्वू की जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी लेवल अप होने की। जिन्वू सोचता है तो क्या ये पूरी चीज पहले से ही प्लान थी, और वहाँ पर कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद हमें उसी डबल डंजन के कार्टेशियन टेम्पल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो गॉड स्टैचू हंस रहा होता है। इसके बाद हमें जिन्हू को दिखाया जाता है, जो कि इंटरनेट पर जो भी जिन्वू के बारे में भला बुरा बोल रहे थे उनको ब्लॉक कर रहा था। ये सब करके वो काफी थक जाता है कि तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है, जो कि अपने साथ उस रेड गेट के अंदर से बहुत सारे प्रीसियस स्टोन लाया था। जिन्वू जिन्हू को ये स्टोन देकर कहता है कि तुमने कहा था ना कि हमें गिल्ड स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो ये लो। जिन्हू कहता है कि इतने से तो हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं। ये सुनकर जिन्वू कहता है कि हमारे पास तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, तो फिर तुम किसे सैलरी दोगे। यहाँ पर जिन्वू को बताता है कि हमें गिल्ड खोलने के लिए 3 मेंबर्स चाहिए, एक गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एक मेंबर, और हमारे पास अभी सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। हमें एक और मेंबर को ऐड करना होगा। जिन्वू कहता है कि तुम अपने हिसाब से किसी को भी ऐड कर लेना। फिर जिन्वू से सबसे इम्पोर्टेंट बात कहता है, क्या आपने हमारे गिल्ड का नाम सोचा। और फिर वो कुछ नाम को सजेस्ट करने लगता है, पर जिन्वू सीधा गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रख देता है, क्योंकि वो रेड्स पर अकेला जाता है। ये सुनकर जिन्हू को अच्छा नहीं लगता कि तभी उनके गेट पर कोई नॉक करता है। जिन्हू जाकर देखता है तो वहाँ पर चाहे होती है, जिसे देखकर जिन्हू शॉक होता है। जिन्हू चाहे को अंदर बुलाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। चाहे बताती है कि वो उसके गिल्ड में ज्वाइन होने आई है, और ये सुनकर जिन्हू शॉक होता है। उसे समझ में नहीं आता कि चाहे आखिर उसके गिल्ड में क्यों आना चाहती है। वो चाहे से पूछता है कि क्या मिस्टर चोई ने तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। चाहे मना करती है। फिर जिन्हू उससे सीरियस होकर पूछता है तो तुम आखिर सोलो प्लेयर गिल्ड में क्यों ज्वाइन होना चाहती हो। चाहे को भी ये नाम काफी अजीब लगता है। जिन्हू यहाँ पर नोटिस करता है कि चाहे काफी शर्मा रही होती है। जिन्हू चाहे से पूछता है कि तुम्हें हंटर बने हुए 2 साल हुए हैं, तो तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है हंटर गिल्ड के साथ वो तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। पर चाहे पेनल्टी देकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाने के लिए भी रेडी थी। और ये सुनकर जिन्हू और शॉक होता है कि आखिर ये मेरे गिल्ड में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। मतलब ये जिन्हू के ढक्कन वक्कन है क्या, मतलब साफ दिख रहा है बंदी इसको पसंद करती है, तो क्यों नहीं ले रहा भाई अपनी गिल्ड में। जिन्हू सीधा चाहे से पूछता है कि तुम आखिर मेरे गिल्ड में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो। और हमें पता है कि वो रीजन क्या है। चाहे उन सभी पलों को याद करने लगती है जो उसने जिन्वू के साथ बिताए थे, और वो जिन्वू को काफी पसंद करती है। पर हर लड़के की तरह और लड़की की तरह वो जिन्वू से ये कह नहीं पा रही थी, और ये ढक्कन भी समझ नहीं पा रहा था। चाहे बहाना मारती है और कहती है कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, और जिन्वू भी सोचता है कि हाँ ये सही बात होगी। चाहे को हंटर गिल्ड में काफी काम करना पड़ता है, क्योंकि वो एक
रैंक हंटर है। फिर जिन्वू चाहे से कहता है कि अगर तुम्हें हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना है तो सबसे पहले तुम्हें एक एंट्री टेस्ट पास करना होगा। इस सुनकर जिन्वू कहता है कि ये एंट्री टेस्ट तुमने कब बना दिया। जिन्वू कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। पर चाहे इस टेस्ट को देने के लिए भी तैयार थी और पूछती है कि इस टेस्ट में मुझे क्या करना होगा। जिन्वू कहता है कि तुम्हें मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा और वो समन बीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जिन्वू इस टेस्ट को हंटर एसोसिएशन की जिम में रखता है। जिन्वू जिम में पहुंचने के लिए शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करता है। वो चाहे को पकड़कर शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज कर देता है, जिससे ये दोनों ही जिम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक शैडो आ जाता है, जिसको देखकर जिन्हो काफी डर जाता है। जिन्वू ने किसी दूसरे पर्सन के साथ शैडो एक्सचेंज स्किल का पहली बार इस्तेमाल किया था कि वो किसी और के साथ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसे काफी बढ़िया लगता है। फिर जिन्वू इस टेस्ट को स्टार्ट करने की कहता है, पर तभी चाहे को ध्यान आता है कि उसके पास तो उसका वेपन है ही नहीं है। वो जिम के स्टोर में रखे हुए वेपन्स को इस्तेमाल करने का सोचती है। हम देखते हैं कि जिम के स्टोर में काफी वेपन्स रखे हैं। चाहे वहाँ से एक स्वॉर्ड ले लेती है और इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो जाती है। जिन्वू सोचता है कि अगर उसने किसी आर्म सोल्जर को निकाला तो चाहे उसे बीच में से चीर देगी, इसलिए वो इग्रिस को समन करता है। चाहे पूछती है कि विनर डिसाइड कैसे होगा। जिन्वू बताता है कि फाइट तब तक चलेगी जब तक मेरा शैडो सोल्जर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता या फिर तुम सरेंडर नहीं कर देती। अब तुम सोच रहे होंगे कि जिन्वू का स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर तो बेरू है, तो उसने इग्रिस को समन क्यों किया। और उसका रीजन ये है कि अगर बेरू यहाँ पर आया था तो चाहे उसे कभी नहीं हरा पाती और बेरू को देखकर शायद वो ट्रॉमेटाइज भी हो जाती, क्योंकि जेजो आइलैंड में बेरू ने चाहे को बहुत बुरी तरीके से घायल किया था। इसके बाद चाहे बिल्कुल रेडी हो जाती है इग्रिस से लड़ने के लिए, पर तभी जिन्वू चाहे को रोकता है और उससे पीछे देखने के लिए कहता है। चाहे जैसे ही पीछे देखती है, जिन्वू इग्रिस को बारन की स्वॉर्ड दे देता है और इसके बाद वो इस टेस्ट को चालू करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि इग्रिस बारन की स्वॉर्ड को बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था। वो बड़ी स्पीड में चाहे पर हमला कर देता है, पर चाहे की भी स्पीड बहुत तेज थी। वो इग्रिस के अटैक से बचकर उस पर हमला कर देती है। इधर गनी को जिम में से माना वेव्स महसूस होती हैं। वो सोचता है कि जिम को तो आज किसी ने रिजर्व नहीं किया था, तो फिर ये माना वेव्स कहाँ से आ रही हैं। वो जिम के सीसीटीवी कैमरास को ऑन करता है, जहाँ वो जिन्वू और चाहे को देखता है। तो वो समझ जाता है कि जवानी का जोश कुछ ज्यादा ही हाई है इन दोनों में, तो वो उन कैमरास को बंद कर देता है। तभी गनी की बिल्डिंग इग्रिस और चाहे की लड़ने की वजह से हिलने लगती है और गनी सोच रहा होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ और चल रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। इधर चाहे ने इग्रिस को हरा दिया होता है और वो जिन्वू से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, और फिर वो जिन्वू को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को समन करने के लिए कहती है। जिन्वू कहता है अगर वो बाहर आया तो तुम घायल भी हो सकती हो। चाहे कहती है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं एक रीमैच चाहती हूँ। और ये सुनकर जिन्वू शॉक होता है। वो सोचता है कि इसे आखिर पता कैसे चला। चाहे के बार बार कहने पर जिन्वू बेरू को बाहर निकाल लेता है और बेरू के बाहर आते ही चाहे थोड़ा घबराने लगती है। जिन्वू जानता था कि अगर बेरू अपनी पूरी ताकत से लड़ा तो चाहे को वो खत्म भी कर सकता है, इसलिए जिन्वू बेरू को ऑर्डर देता है कि उसे चाहे को हराना तो है, पर उसे ये मेक श्योर करना है कि वो घायल ना हो। ये ऑर्डर लेकर बेरू चाहे से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी एक धाड़ के मारे पूरी जिम का सिस्टम हिल जाता है। चाहे की बेरू की आवाज सुनकर ही फट जाती है। बेरू अपने क्लॉस को निकालकर चाहे पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर जिन्वू उसे धमकाता है और कहता है कि अगर उसे चोट लगी तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर बेचारा बेरू घबरा जाता है और कहता है कि जो हुक्म मेरे आका। और जैसे ही चाहे ये देखती है कि बेरू का ध्यान जिन्वू की तरफ है तो वो उस पर हमला करने की सोचती है, पर उसके हमला करने से पहले ही बेरू उस पर हमला कर देता है। बेरू चाहे पर उसी तरीके से अटैक करने जा रहा था जैसे उसने जेजो आइलैंड में किया था। चाहे भी इस अटैक को भांप लेती है और बेरू पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है, पर बेरू उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। बेरू डिसाइड करता है कि वो चाहे को दिखाएगा कि उन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। चाहे बड़ी स्पीड से बेरू पर हमला करने लगती है, पर बेरू उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर पा रहा था। चाहे अपना पूरा जोर लगाकर हमला करती है, पर वो एक भी अटैक बेरू पर लैंड नहीं कर पाती। बेरू सिर्फ एक धाड़ मारता है और चाहे बहुत दूर जाकर गिरती है। जिन्वू चाहे से पूछता है तो क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो, पर चाहे अभी भी लड़ना चाहती है। ये देखकर जिन्वू सोचता है कि आखिर ये सोच क्या रही है, क्या इसे बेरू और खुद की स्ट्रेंथ में डिफरेंस नहीं पता। और फिर वो बेरू की तरफ देखकर सोचता है कि भले ही बेरू इंटेलिजेंट है, पर वो एक किलिंग मशीन है, तो वो चाहे को मारने की अपनी विल को बहुत ही बुरी तरीके से सरपास कर रहा है। बेरू को ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि चाहे उसके सामने बड़े चौड़ में खड़ी है। वो चाहे पर अपने क्लॉस से हमला करने लगता है। चाहे बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बचती है, फिर उस पर स्वॉर्ड डांस का अटैक यूज करती है। बेरू उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर बीच में से तोड़ देता है, पर चाहे यहाँ पर हार नहीं मानती और स्वॉर्ड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके बेरू के सीने में अपनी टूटी हुई तलवार घुसेड़ देती है। और उसी वक्त बेरू जिन्वू के कमांड को भूलकर अपने क्वीन के कमांड को याद करता है, जिसने उससे कहा था कि जो भी तुम्हारे सामने आए वो तुम्हारा एनिमी है, उसे तुम खत्म कर दो। उस कमांड को याद करते ही बेरू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चाहे को खत्म करने वाला ही होता है कि तभी जिन्वू आकर उसे रोक देता है। बेरू अपनी इस हरकत के लिए जिन्वू से माफी मांगता है और जिन्वू भी उसे माफ कर देता है। फिर जिन्वू चाहे से पूछता है कि आखिर वो खुद को इतना पुश क्यों कर रही है। एक ऐसे
ऐसे गिल्ड के लिए जिसका अभी कोई नाम भी नहीं है, पर चाहे इसका कुछ जवाब नहीं देती। फिर जिन्वू सीधा चाहे से पूछ लेता है कि क्या उसे उसमें इंटरेस्ट है, और चाहे भी अपने लव का कन्फेशन यहाँ पर कर देती है। इसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल ब्यूरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर माइकल और मिस नॉर्मा डेविड से माफी मांगते हैं कि वो जिन्वू को अपने साथ नहीं ला पाए। मिस नॉर्मा बताती हैं कि जिन्वू किंग्स में से एक है। यहाँ पर किंग का मतलब नेशनल लेवल हंटर है। मिस नॉर्मा डेविड को यहाँ पर ये भी बताती हैं कि जिन्वू की पावर पर कोई लिमिट नहीं है। डेविड मिस नॉर्मा को थैंक यू कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और माइकल को अपने साथ बेसमेंट लेवल 24 पर ले जाता है। डेविड माइकल से कहता है कि अगर हम मिस नॉर्मा की पावर का इस्तेमाल करके जिन्वू को अपने यहाँ नहीं ला सकते तो हम कोई और आइडिया अपनाएंगे। फिर वो माइकल से पूछता है क्या तुम्हें पहला एस रैंक गेट याद है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अपीयर हुआ था? माइकल कहता है हाँ, उसे आखिर कौन भूल सकता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि पहला एस रैंक गेट यूएस के अंदर अपीयर हुआ था और उसके लिए यूएस ने पूरे वर्ल्ड से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को बुलाया था और उस रेड को सिर्फ 5 हंटर्स ही सर्वाइव कर पाए थे और उन 5 हंटर्स को ही नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया। उस एस रैंक गेट के अंदर से कामिश निकला था जो कि बहुत खतरनाक था। उसके एक हमले के मारे टॉप रैंकर्स तो वैसे ही मर जाते थे, पर उन 5 हंटर्स ने कामिश को मार गिराया और वो 5 हंटर इस टाइम पर नेशनल लेवल हंटर हैं। डेविड माइकल को नीचे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो कामिश के अंदर से निकले हुए एक रून स्टोन को दिखाता है। डेविड बताता है कि 8 साल हो गए हैं कामिश की रेड को, तब से कोई भी हंटर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस रून स्टोन का इस्तेमाल कर सके। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कामिश की बॉडी भी होती है। डेविड का प्लान होता है कि वो जिन्वू को कामिश के रून स्टोन का लालच देगा। इसके बाद हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपने लुक्स के बारे में सोच रहा होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि चाहे जैसी बंदी उस पर फिदा हो गई है। वो अपनी बहन से पूछता है कि वो आखिर कैसा दिखता है और हर बहन की तरह वो अपने भाई की बेइज्जती करने लगती है। ये दोनों लड़ने लगते हैं, तभी जिन्वू कहता है कि उसने उसके गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है और ये नाम जिन्हा को भी पसंद नहीं आता। जिन्हा कहती है कि सोलो प्लेयर गिल्ड से बढ़िया है तुम अपने गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड रख दो, और ये नाम जिन्वू को भी काफी पसंद आता है। इसके बाद चाहे को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो रही होती है क्योंकि जिन्वू ने उसे अपनी गिल्ड में नहीं लिया, पर चाहे डिसाइड करती है कि वो हार नहीं मानेगी और जिन्वू के गिल्ड में ज्वाइन होकर ही रहेगी और उसकी लाइफ में भी। तभी चाहे को एकदम से एक सपना आता है जिसमें मिन उससे कह रहा होता है कि वो जिन्वू को बताए कि उसकी पावर बहुत खतरनाक है और वो अपनी पावर से बचकर रहे। इसके बाद नाइट गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क को उसका असिस्टेंट बताता है कि उनके एरिया में एक ए रैंक का गेट अपीयर हुआ है, वो भी टॉप टायर का, पर उन्हें उस गेट में जाने की परमिशन नहीं है। हंटर एसोसिएशन ने कहा है कि उनके पास कोई भी एस रैंक हंटर नहीं है तो वो इस रेड को नहीं कर सकते और हंटर एसोसिएशन इस गेट की जिम्मेदारी डोंगवुक के गिल्ड को देने वाले हैं। ये सुनकर पार्क कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे गिल्ड की बहुत बेइज्जती होगी। हमारे एरिया में गेट अपीयर हुआ है और दूसरे गिल्ड उसे क्लियर करें, लोग क्या कहेंगे? हमारे पास ए रैंकर्स की संख्या तो बहुत है पर हमारे पास कोई एस रैंक हंटर नहीं है, यही हमारी कमजोरी है। तभी ए रैंक हीलर आकर उन्हें सलाह देती है कि क्यों ना हम किसी गिल्ड के साथ अलायंस फॉर्म कर लें। पार्क कहता है कि हमारे साथ कोई भी गिल्ड अलायंस फॉर्म नहीं करेगा, हमारे साथ अलायंस होने से बढ़िया तो वो खुद ही उस गेट को क्लियर कर लेंगे। तभी युंग बोलती है कि गिल्ड नहीं, हमें किसी इंडिविजुअल के साथ अलायंस होना चाहिए। पार्क कहता है कि ये टॉप टायर ए रैंक गेट है, एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। तभी उसे जिन्वू का ध्यान आता है। पार्क कहता है कि ये आइडिया काफी बढ़िया है, अगर हम किसी गिल्ड के साथ अलायंस फॉर्म करेंगे तो हमारी काफी बेइज्जती होगी, पर किसी एक इंसान के साथ तो कम बेइज्जती होगी। फिर वो जिन्वू से मिलने का डिसाइड करते हैं। इधर जिन्वू जिन्हों को अपने गिल्ड का नाम बताता है जो कि आजिन गिल्ड होता है। जिन्हों को भी ये नाम काफी बढ़िया लगता है। जिन्वू जिन्हों को बता देता है कि उसने चाहे को अपने गिल्ड में नहीं लिया। ये सुनकर जिन्हों शॉक होता है क्योंकि उससे परफेक्ट मेंबर इनके लिए कोई भी नहीं हो सकता। जिन्वू कहता है कि तुम अपने हिसाब से किसी को भी ले लेना। तभी इनके गेट पर नॉक होता है। ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर पार्क और उसके दोनों चमचे हैं। पार्क जिन्वू को उस गेट को दिखाता है जो कि इनके एरिया में अपीयर हुआ है। पार्क सीधा जिन्वू को बता देता है कि हंटर एसोसिएशन उन्हें इस गेट में जाने की परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उनके पास कोई एस रैंक हंटर नहीं है, पर अगर हम तुम्हारे साथ अलायंस फॉर्म कर लें तो वो हमें परमिशन दे देंगे और हम तुम्हें रेड का 20% माल देंगे। ये सुनकर जिन्वू कहता है 20% नहीं 50-50, और तुम मेरे साथ टीम अप एक इंडिविजुअल की तरह नहीं एक गिल्ड की तरह कर रहे हो। इस गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड है। पार्क नेगोशिएट करने की कोशिश करता है बट जिन्वू साफ कह देता है कि 50-50 में तैयार हो तो बोलो वरना यहाँ से निकल लो। पार्क भी इसके लिए मान जाता है पर वो एक शर्त भी रखता है कि जिन्वू को उस डंजन के बॉस को हराना होगा और जिन्वू भी इसके लिए मान जाता है। अभी जिन्वू के पास किसी का फोन आता है। जिन्वू देखता है तो ये नंबर उसकी मॉम का होता है जो कि उसके लिए परेशान हो रही थी और ये देखकर जिन्वू को काफी अच्छा लगता है कि उसकी मॉम उसकी काफी चिंता करती है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाइट गिल्ड उस गेट में जाने के लिए तैयार थे बट वहाँ पर अभी तक जिन्वू नहीं आया होता है। इसके बाद जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि वेदर को देखता है जो कि काफी खराब था। वो सोचता है कि शायद मुझे अब चलना चाहिए और फिर वो शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाता है गेट की ओर। इसके बाद हमें जिना का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बच्चे स्टोर रूम से कुछ लेने जा रहे थे। वो लोग देखते हैं कि स्टोर रूम में एक गेट अपीयर हुआ
है। पहले तो ये घबराते हैं, फिर ये चिल हो जाते हैं क्योंकि गेट में सिर्फ हंटर्स अंदर जा सकते हैं और गेट के अंदर से बीस्ट तभी बाहर निकलते हैं जब गेट टूट जाता है। तभी इन लोगों को ध्यान आता है कि ये स्टोर तो काफी महीनों से बंद है और तभी उन बच्चों को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और ये मैजिक बीस्ट ऑर्क्स होते हैं। ये ग्रीन ऑर्क्स उन तीनों बच्चों को मार देते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये ग्रीन ऑर्क्स बहुत खतरनाक हैं और काफी समझदार भी। एक ऑर्क दूसरे ऑर्क से कहता है कि मैं जाकर लोगों को मारता हूँ, तब तक तुम हमारे भाइयों को बुला के ले आओ। और फिर वो ऑर्क स्टूडेंट्स पर हमला कर देता है। इधर जिनवू उस गेट के यहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि नाइट गिल्ड के पास तो बहुत ज्यादा ए रैंक हंटर है। नाइट गिल्ड के हंटर्स जिनवू को यहाँ देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ये सभी गेट के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी कॉल सेंटर बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय के पास स्कूल से एक लड़की का फोन आता है। वो स्कूल वाली लड़की इस एम्प्लॉय को बताती है कि उनके स्कूल में एक गेट टूट चुका है, जिसके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर इसके दोस्तों को मार रहे हैं। ये स्कूल वाली लड़की काफी घबरा रही होती है। वो एम्प्लॉय उसे शांत करती है और बताती है कि हंटर्स तुम्हारे स्कूल की तरफ आ ही रहे हैं, तुम घबराओ मत। और उससे पूछती है कि आखिर वो मॉन्स्टर्स किस तरह के दिखते हैं। वो स्कूल वाली लड़की बताती है कि उनकी ह्यूमन बॉडी है और उनके फेस कुछ अगली है और उनकी स्किन ग्रीन है। ये सुनकर वो एम्प्लॉय काफी घबरा जाती है। वो पूछती है कि क्या वो ऑर्क्स हैं? वो लड़की कहती है हाँ वो ऑर्क्स ही हैं। वो एम्प्लॉय जल्दी से उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है क्योंकि ऑर्क्स ह्यूमन को स्मेल कर सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी। एक और आकर उस लड़की को मार देता है। स्कूल में भगदड़ मच जाती है। काफी बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को उन ऑर्क्स ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। हम देखते हैं कि एक क्लासरूम में अभी भी बहुत सारे बच्चे थे और उसी क्लासरूम में जिना होती है, वहाँ पर भी ये ग्रीन ऑर्क्स आ जाते हैं। एक बच्चा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट उसे भी मार दिया जाता है। इन ग्रीन ऑर्क्स को महसूस होता है कि यहाँ पर एक इंसान है जिसके अंदर मैजिक एनर्जी है, जो कि और कोई नहीं जिना होती है। जिना की फ्रेंड लड़ने का सोचती है। सीरियसली मतलब ये लड़ेगी इन लोगों से? मतलब क्या है भाई। इन ग्रीन ऑर्क्स को भी बहुत पावरफुल फोर्स महसूस होती है जिना के अंदर से। ये लोग जिना को मारने का डिसाइड करते हैं और उस पर जैसे ही हमला करते हैं, जिना की शैडो में से हाई ऑर्क्स बाहर निकलते हैं, यानी टस्क के बॉडीगार्ड्स। टस्क का एक बॉडीगार्ड एक मुक्का मारता है और ये ग्रीन ऑर्क्स बहुत दूर जाकर गिरते हैं। ग्रीन ऑर्क्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं। टस्क के तीनों बॉडीगार्ड ग्रीन ऑर्क्स से लड़ने लगते हैं। इसके बाद जिनवू और नाइट गिल्ड के हंटर्स को दिखाया जाता है, जो कि गेट के अंदर चले जाते हैं और गेट के अंदर जाते ही उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम ट्विन हेडेड ऑग्रे होता है। ये लोग उसे बड़ी आसानी से मार देते हैं, बट इस मॉन्स्टर का गेट की स्टार्टिंग में ही मिलना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इस मॉन्स्टर का दूसरा नाम ग्रेव कीपर्स होता है, जिसका मतलब है कि गेट के अंदर आर्मी ऑफ द अनडेड है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं, पर तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि आर्मी ऑफ द अनडेड घबरा रही है और इसका कारण है जिनवू, क्योंकि जिनवू काइंड ऑफ आर्मी ऑफ द अनडेड का मालिक है, किंग। तभी जिनवू के शैडोज जो कि जिन्हा के पास हैं, वो उसे सिग्नल दे देते हैं कि उनके यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। जिनवू यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है, पर पार्क उसे कहता है कि तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिनवू कहते हैं चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इसे छोड़ के जा रहा हूँ। और तभी वो बैरू और कुछ बहुत सारे आंट्स को समन कर देता है। जिनवू बैरू को ऑर्डर देता है कि तुम्हें इन ह्यूमंस की रक्षा करनी है और इस गेट को क्लियर कर देना। और ये सब कहकर जिनवू यहाँ से चला जाता है। जिनवू देखता है कि वो अभी शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से पैदल जाने लगता है। जिनवू समझ जाता है कि जिन्हा को कुछ खतरा है, इसलिए वो घबराने लगता है। तभी वो सामने देखता है कि आर्मी ऑफ द अनडेड उसके सामने खड़ी है। वो अपनी ब्लेड्स को निकालकर उन्हें खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, बट तभी वो देखता है कि आर्मी ऑफ द अनडेड उसके सामने सर झुकाकर खड़ी है। जिनवू समझ जाता है कि ये लोग उसके सामने इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि वो हाई क्लास का नेक्रोमैंसर है, जो कि अनडेड को कमांड करने की एबिलिटी रखता है। जिनवू काइजल को समन करके गेट से बाहर निकल जाता है और स्कूल की तरफ बड़ी तेजी से जाने लगता है। इधर टस्क के बॉडीगार्ड्स बड़ी आसानी से ग्रीन ऑक्स को मारते जा रहे थे, बट उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो 3 को मारते तो वहाँ पर 6-7 आ जाते, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं इन बच्चों को बचाने की, खासकर जिन्हा को। बट तभी उस गेट का फाइनल बैन भी टूट जाता है, यानी वो गेट पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई ऑक्स आ जाते हैं और साथ में इन ऑक्स का लीडर भी, जिसका नाम ग्रोक्टर है। ग्रोक्टर को आकर एक ऑर्क बताता है कि हाई ऑर्क के वॉरियर इंसानों की मदद कर रहे हैं। ग्रोक्टर पूछता है कि वहाँ पर कितने हाई ऑक्स हैं। वो कहता है 3, और ये सुनकर ग्रोक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम 3 हाई ऑक्स को नहीं हरा पाते, शायद मुझे ही जाकर उन्हें मारना होगा। इधर गेट के अंदर नाइट गिल्ड काफी घबरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अब इन जंगली आंट्स के साथ रेड को कंप्लीट करना था। आर्क एक बार को सोचता है कि शायद उन्हें इस रेड को क्विट कर देना चाहिए, पर बाहर बहुत सारे मीडिया वाले थे, तो अगर उन्हें ऐसा किया तो इनकी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए वो इन जंगली आंट्स के साथ ही इस रेड को कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। तभी उसके सामने बैरू आ जाता है। पार्क उससे पूछता है कि क्या हम आगे बढ़े, पर तभी बैरू वहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही पल उसके सामने आ जाता है।
है और उसके कदमों में एक सिर को फेंक देता है। ये सब देखते हैं कि वो सिर हेड ऑफ द डेथ नाइट का होता है, जो कि हाई रैंक का एक बीस्ट होता है। ये देखकर ये सब लोग शॉक हो जाते हैं कि बस 5 सेकंड के अंदर इसने एक हाई रैंक बीस्ट को बड़ी आसानी से मार दिया। तो ये सब भी बेरू को फॉलो करने लगते हैं और साथ में उसकी आर्मी को भी। इधर ग्रोक्टर टस्क के बॉडीगार्ड्स को हराता जा रहा था। टस्क के बॉडीगार्ड्स ग्रोक्टर का सामना नहीं कर पाते। ग्रोक्टर इन्हें बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर ये फिर से रीजनरेट हो जाते हैं जिन्वू गेम माना की वजह से। ग्रोक्टर समझ जाता है कि जब तक इन तीनों का मास्टर नहीं मरेगा ये ऐसे ही रीजनरेट होते रहेंगे। ग्रोक्टर देखता है कि ये तीनों जिन्हा को बचाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि शायद यही लड़की इनकी मास्टर है। तो वो अपने सभी साथियों को जिन्हा को मारने का ऑर्डर देता है। ग्रोक्टर के साथ ही उन तीनों हाईऑक्स को बार बार डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, जिससे उनकी मूवमेंट्स रीजनरेशन के टाइम पर रुक जाती है और ग्रोक्टर जाकर जिन्हा को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रोक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। ग्रोक्टर जिन्हा को छोड़कर सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब जिन्वू यहाँ पहुँच गया था। जिन्वू जब ये देखता है कि उसकी बहन को चोट लगी है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। ग्रोक्टर अपना इंट्रोडक्शन देने की सोचता है तो जिन्वू उसे शांत रहकर वहीं खड़े होने के लिए कहता है। जिन्वू इग्रेस और कुछ शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालकर उन्हें ऑर्डर देता है कि वो बच्चों को सही सलामत इस बिल्डिंग से बाहर ले जाएं और खुद जिन्वू ग्रोक्टर और उसके साथियों को मारने जाता है। जिन्वू बड़ी आसानी से ग्रोक्टर के सभी साथियों को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। जिन्वू ग्रोक्टर से पूछता है कि आखिर उसने इन बच्चों को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा। बुरी तरीके से नहीं, मतलब मारा ही क्यों। ग्रोक्टर की तो फट के 4 हो चुकी होती है, उसके मुंह में से शब्द ही बाहर नहीं निकलते। जिन्वू समझ जाता है कि इसको भी वॉइस कमांड करती हैं जो इसे इंसानों को मारने के लिए कहती हैं और उसके बाद जिन्वू उसका गेम खलास कर देता है। इधर गेट के अंदर जिन्वू के आंट्स मैजिक बीस्ट की बॉडी को खाते जा रहे थे। एक ए रैंक हीलर उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो आंट्स उसे ही चोट पहुंचा देते हैं। बेरू आकर उस आंट को बहुत बुरी तरीके से मारता है और फिर उस ए रैंक हीलर को भी हील कर देता है। इसके बाद ये सभी उस डंजन के बॉस के यहाँ पहुंच जाते हैं जो कि आर्चलिच होता है और उसके बॉडीगार्ड्स 10 डेथ नाइट होते हैं। हंटर्स की तो उसे देखकर ही बहुत बुरी तरीके से फट जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि आर्चलिच बहुत खतरनाक होता है। उसने चाइना के एक मेजर गिल्ड को खत्म कर दिया था। इन लोगों को लगता है कि इनका गेम भी अब खलास होने वाला है। साथ में इन लोगों ने जिन मैजिक बीस्ट्स को मारा था वो भी वापस जिंदा हो जाते हैं। ये लोग उनसे बचने के लिए गेट को बंद कर देते हैं, बट तभी यहाँ पर बेरू आ जाता है। आर्चलिच बेरू से पूछता है कि यहाँ पर आर्मी ऑफ शैडो क्या कर रही है। किंग ने अपनी आर्मी को हम पर हमला करने के लिए क्यों भेजा है। बेरू कहता है कि किंग ने हमें चुना है, ना कि तुम्हें। आर्चलिच बोलता है कि इम्पॉसिबल, किंग मुझे जानता है, मैं किंग से खुद बात करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूं ये किंग यहाँ पर शैडो ऑफ मोनार्क को बोल रहा है, ना कि जिन्वू को, क्योंकि ये बंदा शैडो ऑफ मोनार्क को जानता है, ना कि जिन्वू को। बट बेरू उसकी बात बिना सुने ही उसे खत्म कर देता है, वो भी सिर्फ एक ही पंच में। नाइट गिल्ड के सभी हंटर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर एक सोल्जर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये लोग सोचते हैं कि जिन्वू को तो डंजन के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं, उसके शैडो सोल्जर ही पूरे गेट को क्लियर कर सकते हैं। पर तभी पार्क उसके साथी को ध्यान दिलाता है कि एक डंजन पर जाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ हंटर्स चाहिए, जो कि जिन्वू के पास नहीं है, और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। हम जिन्वू को हंटर्स प्रोवाइड करेंगे और जिन्वू हमें गेट्स को क्लियर करके देगा। मतलब देख रहे हो कितने शातिर हैं ये लोग। इसके बाद हमें स्कूल के बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों की मौत से काफी दुखी होते हैं। जिन्वू ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो बचा लिया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे भी गए थे। इसके बाद जिन्वू और गनी को साथ में दिखाया जाता है। गनी जिन्वू को एक डेटा दिखाते हैं जिसके अंदर दिखाया जा रहा था दिन प्रतिदिन गेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ में नंबर ऑफ हंटर्स की भी। ऐसा लग रहा है कि नेचर पावर ऑफ बैलेंस को इक्वल करने की कोशिश कर रही है। जिन्वू गनी से पूछता है कि आखिर आप मुझसे और क्या बात करना चाहते हैं। गनी जिन्वू को बताता है कि सभी देश उससे मिलना चाहते हैं और शायद उसे अपनी कंट्री का हंटर बनाना चाहते हैं। गनी को डर होता है कि कहीं जिन्वू उनके कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री का हंटर ना बन जाए। गनी जिन्वू को उस हॉस्पिटल के यहाँ छोड़ देता है जिसके अंदर जिन्हा एडमिट होती है। जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। तभी गनी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी कंट्री को छोड़कर ना जाए। अगर वो उनकी कंट्री को छोड़ देगा तो उनके देश पर बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। गनी जिन्वू को ये ऑफर भी दे देता है कि वो जो चाहता है वो होगा, बस वो इस कंट्री को ना छोड़े। ये सुनकर जिन्वू गनी से कहता है कि आप सिर्फ मेरे लिए ये कर दीजिए कि मैं हाई रैंक के गेट में अकेला जा सकूं। गनी कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ हंटर्स की कैपेसिटी को कम कर दूं? जिन्वू कहता है हाँ। गनी ये सुनकर पहले तो घबराता है क्योंकि ये रूल काफी इंपॉर्टेंट था, पर जिन्वू के लिए गनी इस रूल को हटाने के लिए मान जाता है। इसके बाद जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि अपनी कजन को फोन लगाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उनके गिल्ड में ज्वाइन होना चाहेगी, और उसकी कजन भी उसके गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए मान जाती है, वो भी जिन्वू का नाम सुनकर। अगले दिन जिन्हो की कजन उनके ऑफिस आती है। वो जिन्वू को देखकर काइंड ऑफ उस पर फ्लैट हो जाती है और उसके गिल्ड में आने के लिए भी हाल रेडी हो जाती है और साथ में वो एक फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। इधर हंटर एसोसिएशन की
मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब बाकी मेंबर्स ये सुनते हैं कि गनी चाहते हैं कि वो मिनिमम नंबर ऑफ हंटर्स के लॉ को हटाना चाहते हैं, तो वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो आप जिन्वू को काफी बढ़ावा दे रहे हो, ये तो काइंड ऑफ उसकी चापलूसी करना है। गनी कहता है आप इसको कुछ भी मानो। फिर वो उन सब से एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक गेट है तो उसके अंदर आप किस स्क्वाड को भेजोगे? पहली स्क्वाड जिसके अंदर 20 ए रैंक हंटर हैं और दूसरी स्क्वाड जिसके अंदर सिर्फ संग जिन्वू है। और ये सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि सबका जवाब एक ही है, जो कि संग जिन्वू है, क्योंकि उसने जो जेजू आइलैंड के अंदर किया था वो काबिलियत तारीफ था। सभी मेंबर्स जिन्वू की काबिलियत को जानते तो थे, पर वो इस रूल को भी हटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई भी हंटर मुंह उठाकर किसी भी गेट के अंदर घुस जाएगा। गनी सबसे कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जिन्वू किसी दूसरी कंट्री में भी जा सकता है, जहाँ पर उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। और फिर वो सबसे पूछता है और हम तब क्या करेंगे जब एक और एस रैंक गेट कोरिया के अंदर आएगा? ये सुनकर सभी मेंबर्स उस मिनिमम नंबर ऑफ हंटर वाले लॉ को हटा देते हैं। इधर चाहे जब ये देखती है कि जिन्वू के साथ एक लड़की ने फोटो डाली है तो वो काफी घबराने लगती है। वो सोचती है कि कहीं मेरा पता तो नहीं कटने वाला। अगले दिन जिन्वू और जिनो एक गेट पर रेड के लिए जाते हैं। ये गेट काफी बड़ा होता है। पूरी मीडिया की नजर जिन्वू पर होती है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा था कि एक अकेला हंटर एक गेट को क्लियर करने जाएगा। जिनो जिन्वू से कहता है कि सर हमें हॉलिंग और माइनिंग टीम को तो बुला ही लेना चाहिए। जिन्वू कहता है चिंता मत करो, मेरे शैडो सोल्जर्स सब कुछ कर लेंगे। वहाँ पर वो भी होता है जिसको की गनी ने भेजा होता है इस रेड की ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। वो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स की रैंक चेक करता है, जो कि बी से हाई होती है, और फिर वो अपना सूट पहनकर गेट के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। पहले तो वो काफी एक्साइटेड होता है, पर जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है और जिन्वू के शैडो सोल्जर्स की फाइटिंग स्किल्स और उनके मारने के तरीके को देखता है तो काफी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि एक स्किल्ड हंटर भी इनके सामने कुछ नहीं है। ये शैडो सोल्जर्स कितनी भी बार मर जाएं फिर भी रीजनरेट हो जाते हैं। और वो सबसे ज्यादा हैरान इग्रिस को देखकर होता है। उसकी स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल को देखकर वो काफी इंप्रेस होता है। वो सोचता है कि अगर मेरा और उसका मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स बड़ी आसानी से इस गेट के सभी बीस्ट को मारते जाते हैं। उसके शैडो सोल्जर बीस्ट को भी मारते हैं और साथ में क्रिस्टल्स को भी माइन करते जाते हैं। वो सोचता है कि जिन्वू तो काफी कमाल का है। ये लोग सभी बीस्ट्स को मारकर उस डंजन के बॉस के यहाँ पहुँच जाते हैं। डंजन के बॉस के यहाँ जाकर जिन्वू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को बुला लेता है। वो जिन्वू से कहता है तुमने अपने शैडो सोल्जर्स को क्यों बुला लिया? वो इस डंजन के बॉस को आसानी से हरा सकते हैं। जिन्वू कहता है कि अगर मैं उन पर कुछ ज्यादा डिपेंड रहूंगा तो मेरी स्किल्स को जंग लग जाएगा। और फिर वो आगे बढ़कर उस डंजन के बॉस पर हमला कर देता है। जिन्वू कुछ ही सेकंड्स में उस डंजन के बॉस को भी मार देता है और लेवल अप होते ही उसकी सारी जॉब स्पेसिफिक स्किल्स भी लेवल अप हो जाती हैं। जिन्वू देखता है कि शैडो एक्सचेंज स्किल भी लेवल अप हो गई है, जिससे अब वो शैडो एक्सचेंज स्किल का 2 बार इस्तेमाल कर सकता है। वो को यकीन नहीं होता कि जिन्वू ने इस डंजन के बॉस जिसका नाम नागा है उसे इतनी आसानी से मार दिया। फिर जिन्वू नागा की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। नागा की रैंक एलीट नाइट होती है। जिन्वू नागा का नाम जिम्मा रख देता है। तभी ये डंजन टूटने लगता है। ये सभी लोग इस डंजन से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। जिन्वू टस्क से जिम्मा की बॉडी को उठवाता है। वो तो इस रेड को देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। वो ये पूरी रिपोर्ट गनी को देता है और कहता है कि सर मैंने आज तक ऐसी रेड नहीं देखी। ये कोई रेड नहीं, ये तो कुछ और ही था। गनी समझ जाता है कि वो की हालत खराब हो गई है, तो वो को रेस्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें जापान को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एस रैंक गेट अपीयर होता है और इसी के साथ ये आर्क एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये आर्क कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आर्क में।